गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सवाल नहीं बल्कि एक बात से आगाज करते हैं। जी जरूर। बात जो मैं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप उसमें अपनी राय भी दें और हम लोगों से भी पूछेंगे कि उनकी इस मौजू से मुताल्लिक राय क्या है एंड हाउ डू दे डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम रिलेशंस की बात करते हैं, हम एक्सप्लॉयटेशंस की बात करते हैं, हम कंजम्पशन ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। क्या ताल्लुक का मतलब ये है कि आप उसे एक्सप्लॉइट करें? ये मेरा भी नहीं, बुनियादी सी बात बिल्कुल भी। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली होती क्या है, किसी को एक्सप्लॉइट करना क्या होता है। जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि कोई दूसरा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, कि आपको पता है कि अगला शख्स जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, या अगले शख्स की आपसे ऐसा ताल्लुक बन चुका है अब, या अब वो कहीं और नहीं जा सकता, तो हमारे पास एक बड़ी चीज़ है। वो सारी चीज़ें कर करके, बट ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको फिर एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है कि अपनी मनमानी करवाई जा रही होती है और आपके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप शेयर करें हमसे व्हाट्सएप पर। किसी दिन हम इस मौजू पर बात मजीद भी करेंगे, जरूर करेंगे अपने गेस्ट के साथ कि हाँ, ये जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, जिस तरह आपने कहा, समटाइम्स पता भी नहीं होता आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और समटाइम्स सबीन जो कर रहे हैं उसको भी नहीं पता वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए शुएब, सिचुएशन ऐसी बना, मुझे लगता है कि एक्सप्लॉइट करने वाले को ज्यादातर पता होता है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा होता है और मौके का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगला बंदा उसका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को आपने पकड़ा और उसके बाद जाहिर है आप उसको आगे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलें, इस पर हम डिटेल से किसी और वक्त जरूर बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कराची की, जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कल मैं कुछ वेबसाइट्स पे भी देख रहा था, इवन सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि रियल फील तकरीबन 50 तक उनको लगती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। और शुएब, कराची की आप बात कर रहे हैं, कराची में जो मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि आप एसी से अगर बाहर निकलते हैं तो आप फुल पसीने में भर जाते। अब मैं ये उस क्लास की बात कर रही हूँ जो कि ठीक है, अफोर्ड कर सकती है एसी। जो नहीं कर सकते उनके साथ क्या हो रहा है जी। और ऐसे में सबीन, जब हम 2-3 रोज से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ से जो लाशें मिलने का सिलसिला है, अब जो लाशों की तादाद है वो 66 हो चुकी है। यानी कल का दिन इसकी मैं बात करूं तो तीसरा दिन जहां दर्जा हरारत कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और कहा कि कि आइंदा 2-3 रोज़ में भी जो पारा है वो 40 डिग्री तक ही रहेगा, इसके आसपास रहेगा। तो ये जो हीट स्ट्रोक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। 1400 से ज़ायद केसेस अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, पूरे सिंध की बात करूँ, दादू यहाँ पर सबसे ज़्यादा 877 केसेस सामने आए हैं। नवाबशाह, नौशहरा फिरोज़, खैरपुर, यहाँ से भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, सक्खर, ये वो तमाम इलाके जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा और हीट स्ट्रोक से शहरी मुतासर हुए हैं। अब जो सिंध हुकूमत ने उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो अमवात वहाँ पर हुई हैं, तहकीकात होगी। तहकीकात की बात हुई है। वज़ीर दाखिला जो ज़ैनुल हसन साहब है वो कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से अगर ये अमवात हुई हैं तो के इलेक्ट्रिक जो है वो इसकी जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, कत्ल के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। अच्छा, अब के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी जो बातचीत की जाती है, वो कहते हैं जी सिंध हुकूमत से वाजिबात जो है उसकी अदायगी की उन्होंने अपील कर दी और कहा है कि सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के 10 अरब 50 करोड़ रुपए जो है वो अदा करने हैं। ये कर्ज है उनके ऊपर जो कि उन्होंने देना है उनको। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद अवान आज हमारे साजिद, बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है? तो सुबह का वक्त है, बट स्टिल अभी से ही हम देख रहे होते हैं कि गर्मी थोड़ा सा जोर पकड़ना शुरू हो जाती है। एक तो मौसम ज़रूर बताएं, दूसरा जो हम बात करते हैं कि अब हुकूमत ने जो कहा है कि तहकीकात होंगी, किस तरफ ये मामला जाता नजर आ रहा है आपको? आपके पास क्या खबरें हैं इससे मुताल्लिक? देखें शुएब और सबीन, इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त भी जो मजमूई तौर पर आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 34-29 को पहुंच चुका है और मज़ीद ये बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 40 था, लेकिन आइंदा जो 2-3 रोज़ हैं वो भी इंतहाई गर्म रहने के इम्कानात हैं और उस पर भी पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात हैं। जहाँ तक अमवात की आपने बात की है, तो शहर में इस वक्त हीट वेव की वजह से जो अमवात हुई हैं उस पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो अस्पताल हैं, जिना अस्पताल जो कि कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी जानिब से एक डेटा भेजा गया। उसमें बताया गया कि सिर्फ एक जो शख्स जहाँ बाक हुआ है वो सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है। इसके अलावा जो अमवात हुई हैं वो उसकी कैटेगरी कुछ और है, उसका मर्ज कुछ और था। लेकिन यहाँ पर जो फलाई इदारे हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वाक़तन गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो सड़कों पर नीम बेहोशी की हालत
हालत में अस्पताल पहुँचाए गए और वहाँ पर वो दम तोड़ गए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट और सिंध की सबसे बड़ी अस्पताल के हवाले से आपको बताया चलूँ कि उनकी जानिब से बताया गया कि अब तक जो डेटा है वो सिर्फ एक शख्स। साजिद, ये ज़ाहिर है कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हो गया, यानी आप जो बात कर रहे हैं, आप ज़रा ईदी की बात भी कर रहे हैं, दीगर और जो इदारे वहाँ पर काम करते हैं, तो क्या ये डेटा उनकी तरफ से सामने आया है कि कितने ऐसे शहरी जो कि नींद बेहोशी की हालत में या बेहोशी की हालत में जो कि गर्मी के सताए थे उनको उन्होंने अस्पतालों में पहुंचाया? कोई डेटा उन्होंने जारी किया है? जी देखिए, फलाही इदारों की जानिब से सिर्फ ये बताया जाता है कि 10 अफराद को नीम बेहोशी की हालत में जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करने की सूरत होती है, डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो बात होती है, तो वो अस्पताल करते हैं। कराची के 3 सबसे बड़े अस्पताल हैं, जिसमें जिना सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल, जहाँ पर इन बेहोशी की और नीम बेहोशी की हालत में लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो वहाँ पर ये डेटा रिकॉर्ड होता है। लेकिन जिना अस्पताल की जानिब से बताया गया कि सिर्फ एक शख्स जो है वो इस हीट स्ट्रोक की वजह से जांबाक हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पर शहर में अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। फलाही इदारों की जानिब से जो है वो अब कैंप लगा दिए गए हैं, जहाँ पर पानी भी मौजूद है और इसके अलावा शावर जो है उन्होंने रखा है ताकि जो बहुत ज़्यादा गर्मी और नींद किया जा सके, ताकि पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके और किसी न किसी तरह से हर तरह के इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, सो दैट किसी तरह से हीट वेव से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह। और एक बात सबीन जो उन्होंने कहा कि ज़रा फलाही इदारे जो बता रहे हैं कि अगर 10 लोगों को उन्होंने फॉर इंस्टेंस किसी इलाके से पहुंचाया अस्पतालों में, तो ज़ाहिर अस्पताल जो डेटा बता रहा है वो जांबाक अफराद का बता रहा है। वो जो बता रहे हैं नींद बेहोशी, ज़ाहिर है वो उनको ट्रीटमेंट दिया गया होगा, आई एम श्योर कि वो ठीक हो गए होंगे। अच्छा, लेकिन अब साजिद बता रहे थे कि मौसम गर्म है, गर्मी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात वाले तो कह रहे हैं कि बारिश होगी। अब एक मुझे पता नहीं क्या होता है कि हाँ, लेकिन शोएब पता नहीं जब कराची के साथ बारिश को लिंक किया जा रहा होता है या उस तरह से, तो आपको बस ऐसे खौफ आपके जहन पे, क्योंकि हमारे इंतजामात उस तरह के नहीं होते। लेकिन जाहिर है गर्मी का जोर टूटना बहुत ज़रूरी है और जो हम कहते हैं ना बाराने रहमत, उसका बरसना जो है वो कल साजिद ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा था कल के बहुत अच्छा बारिश ही हो जाए, चूँकि वो शहरी कहते हैं सड़कों पर पानी हम बर्दाश्त कर लेंगे, फिलहाल गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो जनाब खुशखबरी क्या है हमारे पास? आज हैदराबाद, कराची, सिंध की हम बात कर रहे हैं कि बारिशों का इम्कान है। अच्छा, ज़ाहिर है इम्कान है, प्लस वो आइसोलेटेड रेंज होते हैं तो पता भी नहीं चलता किस इलाके में हो, किस इलाके में ना हो, और उसके बाद मौसम कैसा हो। बाज़ों का बारिश, जब थोड़ी बारिश होती है तो वो ह्यूमिडिटी भी हम देख रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। बट वी रियली विश के जो अच्छी बारिश हो, गर्मी का जोर टूटे, हीट वेव की जो हम बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से मौसम जो है वो सेटल जरूर है। बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं कि बारिश होगी। जनूबी पंजाब की बात की जाए तो अब ये जो आपने सिंध और उसकी बात की है वो तो कल से जो है उसका कहा जा रहा है। अब इसके पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, पंजाब की बात की, जनूबी पंजाब, वहाँ पर भी पेशन गोई कर दी गई है कि बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लड़काना, सक्खर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है और इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अब ये जो मैं बात कर रही थी, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जो है वो दे दी गई है। और इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कहा है कि मरी गलियात जो आप जाने वाले सयाह हैं उनको खबरदार कर दिए, क्योंकि ज़ाहिर बारिशों में फिर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी होता है। अब मुख्तलिफ अजला में 1 जुलाई से बारिशों की जो पेशगोई की गई है, यही दुआ होनी चाहिए रहमत की बारिश हो। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा, जिन्होंने मारूफ गुलकार आरिफ लोहार का गाना अपने वर्ल्ड कप ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। आ तेनू सैर करावा, शोरा आफाक, ये फुटबॉलर मेसी की सालगिरह के मौके पर उन्होंने शेयर किया है इसको, और सुनते हैं, ज़रा एंजॉय करते हैं। क्रेज वैसे अभी तक है और आरिफ लोहार साहब की आवाज़ और उसके बाद उसके लिरिक्स, उसके बाद जो म्यूजिक उन्होंने उसको एक इतना ज़बरदस्त डिस्को टच दिया हुआ है। अच्छा, उसमें बड़ा ज़बरदस्त है, मिक्स एंड मैच है, मज़ा आता है सुन के, वाइब भी कुछ अलग होती है। अच्छा, कुछ विजुअल्स ऐसे होते हैं वो देख के आपका दिल करता है इस पे ना बैकग्राउंड में यही गाना हो। जैसे मैंने रिक्शा चलाया था तो मैंने उसके बैकग्राउंड में यही गाना लगाया। आपने जो इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, मैंने देखा था पीछे आपने इस गाने को लगाया हुआ था, लग रहा था ना कि वो उसके साथ अच्छा जा रहा है। लेकिन ज़बरदस्त जी, हमारा म्यूजिक वही बात होती है कि उस लेवल पे जा रहा है और जहाँ पर आप कहते हैं ना कि जुबान जो है वो समझ नहीं आती है, बट जो म्यूजिक होता है ना, हमेशा ये कहते हैं कि वो उसका कोई बॉर्डर नहीं। म्यूजिक तो एक अलग लेवल पे जा रहा है, बिल्कुल सही बात की है, लेकिन एक और मामला वो भी अलग लेवल पे जा रहा है। तो काफी टाइम से बड़े अलग लेवल पे जा रहा है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा होता। थोड़ी देर खबर आती है कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो खबर कहीं गायब हो जाती है। PIA की बात कर रही हूँ जी। एक और फिजाई मेजबान जो है वो कनाडा में स्लिप हो गए हैं।
और मतलब अच्छा ये नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि स्लिप से बता दी ना कि वॉशरूम के स्लिप हो गए हैं, गायब हो गए। दैट्स हाउ बड़ी अनफॉर्चुनेटली ये मतलब ये जब चीज़ शेयर कर रहे होते अच्छा नहीं लग रहा होता, हम हंस के बात कर रहे हैं वो कुछ भी लाइटर नोट पे, बट बड़े अफसोस का मकाम होता है। उसकी वजह यह है कि पिछले भी कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि किस तरह से PIA का अमला वहाँ पर जाता है, ऑन ड्यूटी वो होते हैं और उसके बाद जब वापसी की बात होती है तो वहाँ पर वो मिल रहे होते हैं। अब कितने फ़ज़ाई मेज़बान टोटल जो कि स्लिप हो गए हैं? टोटल जो है वो तादाद उनकी 14 हो गई है अब, ठीक है 14 हो गई है, जो कि नहीं अब ये साहब भी इसी तरह से इनका पता चला है कि जब वापसी की बात हुई और इन्होंने ज़ाहिर रिपोर्ट नहीं किया वापसी के लिए तो लोगों को वहाँ पर पता चल गया कि अच्छा जी ये भी वहाँ पर स्लिप हो गए। नाम है इनका जी नूर शेर। माँ बाप ने क्या सोच के इतना प्यारा नाम रखा था नूर शेर, और क्या क्या इन्होंने जी कि परवाज थी PK 781 ओके और यहाँ से वापस वो नहीं आए और जब लापता हो गए और रिपोर्ट नहीं उनसे मुतालिक किसी के पास थी तो फिर डिक्लेयर किया गया जी कि वो लापता है। और ज़रा यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पे अगर देखा जाए तो वो असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है, जो इससे पहले भी हमने देखा कि असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद ये स्लिप हो जाते हैं, असाइलम मिल जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी को आराम से वो गुजार रहे होते हैं। और उसके बाद सबीन जब एक खबर आती है, चंद रोज़ पहले खबर आई थी कि जिन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया है उनको पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उस पर लोगों ने कहा ये क्या बात है, हुकूमत का कैसा इक़दाम है, ज़ालिम वालों को क्यों पासपोर्ट नहीं दे रहे। भाई जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है, जो पाकिस्तान को इस तरह से छोड़ के जा रहा है, जो कि एक अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है, वाई डू ही और शी नीड्स ग्रीन पासपोर्ट। बिल्कुल सही है, नहीं मिलना चाहिए वो ग्रीन पासपोर्ट। वहाँ ज़रा आपने ज़ालिम के लिए अप्लाई किया, उसी पासपोर्ट पर आपने जो ट्रैवल करना है फिर करें। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं जिसमें हम तो नहीं, पर क्या हुआ हमारा पड़ोसी तो पहुंचा है, दो पड़ोसी पहुंच गए, अफगानिस्तान भी पहुंच गए, इंडिया भी पहुंच गए। अब इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल होगा और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो होगा, जो टीम्स दो जीतेंगी वो फाइनल खेलेंगी। क्या बात है जी, दो अहम मैच जिसमें आपने बता दीजिए भारत और इंग्लैंड और अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस मेगा इवेंट के जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं वो 27 जून को खेले जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस आप देख सकते हैं बराह रास्त टेनिस स्पोर्ट्स पर। एंजॉय कीजिए मैचेस, ये छोड़ कर कि आपकी टीम नहीं रही उस टूर्नामेंट में, क्रिकेट को एंजॉय करें जी, कोई बात नहीं रही, ठीक है, हम दिल बर्दाश्ता हुए हैं जो कि बनता भी है। काफी टाइम से हम परफॉर्मेंस देख रहे थे अपनी टीम की और उस पर काम भी हो रहा है, तनकीद अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम जो अच्छा खेल रहा है उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। नो मैटर व्हाट, कोई भी टीम है, कुछ भी है, अच्छा खेल रही है तो उसको अप्रिशिएट करें, जैसे कि अफगानिस्तान। आप ये समझ के सपोर्ट करें कि आपके पड़ोसी खेल रहे हैं ना, पड़ोसियों का भी हक होता है। हमारे दो पड़ोसी तो पहुंच, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास सबीन, मैं क्या करूं। अच्छा कल के मैच की बात करें, जो बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच था जिसमें अफगानिस्तान मैच जीता, लेकिन उसमें जो अफगान खिलाड़ी गुलबदीन, उनकी कमाल अदाकारी आपको आज दिखाते हैं जी, क्योंकि बहुत वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि मैच के दौरान जब बारिश शुरू हुई तो अफगान टीम को वक्त ज़ाया करने का इशारा किया ताकि डकवर्थ लुइस मेथड का फ़ायदा उठाया जा सके। इस इशारे को स्लिप में खड़े गुलबदीन नाइब ने खूब समझा, अचानक टांग में उन्होंने कहा तकलीफ है, ये बनाया उन्होंने बहाना और गिर गए, यानी हुआ कुछ नहीं था। ये चेक करें भाई की एक्टिंग कि मसल पुल हो गया है। वो दूसरा इशारे भी कर रहे हैं कि भाई आई थिंक राशिद जो है उनको इशारे भी कर रहे हैं कि हुआ क्या, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कहा मेरी एक्टिंग रहेगी पूरी क्योंकि मुझे चाहिए इस वक्त डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जीत। तो कोच ने किया इशारा और उन्होंने इशारे को खूब समझा और उसके बाद ये देखें ना प्रॉपर एक्टिंग वो चेक करें, वो इशारे चेक करें, गिर जाओ, चोट लगाओ, वो देखो बादल आ गए, बारिश हो गई, इतने मिनट के लिए गिर जाओ और वो गिर गए। हिडन टैलेंट था ये जो सामने आया है ना। हाँ तो काफी प्लेयर्स का वैसे यही टैलेंट है, होता है वो तो मॉडलिंग का भी है। अच्छा मतलब सारी टीम्स की बात उधर भी यही होता है, सारी टीम्स की बात की जाए, जाहिर है ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के और जाहिर सी बात है उस लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही जी। चलें आगे बढ़ेंगे और अफगानिस्तान के जो बुरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पर पहुंचने पर कप्तान राशिद खान को मुबारकबाद भी दी है, वीडियो कॉल करके मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ारिजा ने टीम की अच्छी कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई की है और कहा जी कि आप मज़ीद कामयाब हो, इसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो ये जो कॉल है, ये जो वीडियो कॉल है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसको शेयर किया और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि दिस इज अ नाइस जेस्चर कि देखें ना आप अच्छा खेलें तो उस लेवल पे आपको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। आगे बढ़ जाते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं अब एक ऐसे बाजार जिसका नाम है ज़रूरतमंद
बाजार, ये इनिशिएटिव मुझे इसलिए अच्छा लगा कि कल परसों में एक वीडियो देख रही थी जहां पर बताया गया कि बाहर के ममालिक में ऐसा कर दिया जाता है कि घर के बाहर कुछ सामान जो है वो रख दिया जाता है ताकि जितने भी लोग हैं अगर किसी को ज़रूरत है तो वो किसी से मांगे बगैर उस सामान को अपने घर ले जा सकता है। ऐसा ही ज़बरदस्त सा एक इनिशिएटिव लिया गया है लाहौर में। ये थोड़ा डिफरेंट है, वही मैं बात करने लगी थी कि ये मुख्तलिफ है, लेकिन ज़ाहिर मकसद एक ही है कि लोग जो है वो आसानी से कोई भी चीज़ खरीद सके। लाहौर में जनाब ये खुददारी बाज़ार जो है वो लगाया गया है जहाँ पर शहरी अपने घर की इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को कम कीमत में फ़रोख्त करते हैं, जो कि उनके इस्तेमाल में नहीं रहती, वो उस बाज़ार में लेकर आते हैं और फिर बाकी के लोग जो वो कम कीमत पर उन चीज़ों को बाआसानी खरीद लेते हैं। और ज़ाहिर शहरी इस पे शहरी ज़ाहिर इस पे अपना इजहार भी कर रहे हैं जो उनका रिस्पॉन्स है, बट इसके दोनों पर्सपेक्टिव हम देखना चाहिए। एक, आप ये देखें सबीन, हालात क्या हो गए, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई कि आपको अपने घर से चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं, बट स्टिल एट द सेम टाइम ये अच्छी बात है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो आप घर से निकाल रहे हैं और उसके हाथ वो जा रही है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मतलब आप यहाँ पर आकर तभी चीज़ें बेच रहे होंगे जब आप किसी महंगी जगह पर नहीं बेच पा रहे। तो घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आप ज़ाहिर है किसी महंगी, क्योंकि ज़रूरत है आपको पैसे चाहिए तो आप महंगी जगह पर जा रहे होते हैं ना कि आपको वो चीज़ चाहिए। सो ये मुझे इसलिए बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है क्या लगा कि हम बाहर के ममालिक में देखते तो हम कहते थे कि हमारा भी वॉल ऑफ काइंडनेस यहाँ पर हमें दीवार मेहरबानी, उसका हमने बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखा था, वो दोबारा होना चाहिए। अब ये वो दोबारा होना चाहिए, वैसे उसको स्टॉप नहीं होना चाहिए था, स्पेशली इन हालात में जो आप बात कर रहे हैं ना कि इस वक्त महंगाई आप देखें ना हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं घर में। एग्जैक्टली, कोई भी जाकर वहाँ पर टांग दे आपको, मतलब वो आपको चीज़ कुछ 100 रुपए की लग रही होती है या फिर ठीक है कुछ 1000 रुपए की लग रही होगी, लेकिन वो किसी के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी उसका अंदाजा ख्वाब होगा वो चीज़ जो कि आपके लिए बिल्कुल बेकार सी चीज़ होगी। तो डू दिस थिंग अगेन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने साबित किया कि हौसला और इरादा ये मजबूत हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। हम बात करें राबिया अली की, जिन्होंने बुलंदी के हिसाब से दुनिया की सबसे मुश्किल एवरेस्ट मैराथन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसमें हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी है। और राबिया ने उस टाइम पर इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया जब जाहिर है हम मेंटल हेल्थ की हमेशा बात कर रहे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार थी और 10 तरह की अद्वियात जो वो मेडिकेशन पे वो थी। इतना मुश्किल काम अचानक क्यों किया? जी राबिया। अच्छा सबीन, ऐसा होता है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट में अपने ही मेंटल बैरियर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो मुझे ये डिसीजन मैंने तब लिया जब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अचानक एक वो होता है ना सडन डिसीजन, वो था। मैंने पोस्ट देखी एंड आई सेड कि मैं ये करूँगी। मैंने कुछ ट्रेनर्स से रब्ता किया, उन्होंने कहा बहन आप नहीं कर सकती, बैठ जाएं घर में, आप 1 किलोमीटर नहीं भागती, आप ये नहीं कर पाएंगी। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एक ट्रेनर ने मुझे कहा कि वो मुझे ट्रेन कर देंगे। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। आई वॉज़ नॉट श्योर आखिरी दिन तक कि मैं भाग भी पाऊँगी कि नहीं। तो बस वो एक यूँ समझ लें कि अपने मैं चाहती थी कि जिन मेडिकेशन पे मैं हूँ उनसे छुटकारा पा लूँ और उसके लिए मेरे पास कोई पैशन होना चाहिए था। तो ये खुद से एक पैशन बन गया, एक डिसीजन एक पैशन बन गया। चीज़ें जो है वो कनेक्ट करती जाती हैं, तो वो बस ये डिसीजन पैशन बन गया। पैशन के लिए डिसिप्लिन किया तो एक्सरसाइज की, पैसे जमा किए, वहाँ पहुँच गए, फिर भागना पड़ा। ज़्यादा पैसे जमा करने पड़े? काफ़ी जमा करने पड़े। आपको पता है पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है। सो यस, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ते हैं। वुड यू लाइक टू शेयर कि डिप्रेशन क्या था जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ से डिस्टर्ब थी? ओके, डिप्रेशन में ये नहीं कहूँगी कि कोई एक चीज़ होती है। मेरे फादर की डेथ हुई थी डायमेंशिया से। उसने मुझे काफ़ी हर्ट किया था। वो कहीं मेरे अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, आपको पता नहीं चलता जब तक आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते कि अच्छा मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। ओके, सो इट वाज नॉट ओनली वन थिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। आप अपने आप को वीक फील करते हैं, आप डिफरेंट होते हैं तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। अपने आप को फिर आप एक्सेप्ट नहीं करते बीइंग डिफरेंट। आपको लगता है कि अगर मैं डिफरेंट हूँ तो इट्स माय फॉल्ट मे बी। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं। कोई एक चीज़ मैं नहीं पॉइंट आउट ट्रिगर ज़रूर ज़ाहिरा कर रही होती है। जिस तरह आपने अपनी फादर की डेथ की बात की और वो ट्रिगर पॉइंट्स आपके ज़रूरत है, हाँ, ज़ाहिर आपको पता चल जाता है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि आपके दिमाग, हाँ, और फिर मैं शायद आप जब बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी होती है ना तो फिर आप नॉर्मल नॉर्म्स में कुछ एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वही जो मैंने कहा कि आप थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है। एक्सेप्टेंस का बड़ा मसला होता है। हाँ, आप मैराथन में पहुंचते हैं?
हाँ, क्योंकि ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हम जितनी बात कर सकें वो जाहिर है बट ज़ाहिर है कि उसके बाद आपने इसको ओवरकम करने के लिए डिसीजन लिया एंड देन आप वहाँ पहुंची, तो थोड़ा शेयर करें इस मैराथन से मुतालिक भी। एक तो ये कि 29 मई को एवरेस्ट डे पर ये होती है, और इसके अलावा थोड़ा बताएं क्या ट्रैक होता है, कितनी टफ होती है, कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं और क्या माहौल होता है? ओके, टफ एल्टीट्यूड वाइज इट्स अ टफेस्ट वन, बिकॉज आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे आपका ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही कम होता है। तो आपका ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल दे सेट कि अगर 90-85 है तो इट्स ओके, वहाँ पे आपका जाके इतना हो जाता है। तो फिर जब आप वहाँ पे भागना, इवन वहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा होता है, तो वहाँ पे भागना बहुत मुश्किल है। एंड देन अप हिल डाउन हिल, इट्स नॉट अ फ्लैट, आपके लिए जॉगिंग ट्रैक नहीं बना हुआ, इट्स ट्रेल रन। तो वो सारी मुश्किलें हैं। उसके अलावा दुनिया भर से एथलीट आते हैं, भागते हैं, कुछ इसी तरह अपने मेंटल बैरियर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें पता चलता था कि अच्छा इसने कभी पहले कोई रन नहीं की, हाँ, और ये सीधी ये करने आ गई, तो वो कहते थे भागो ना भागो, ये जो तुमने कर दिया है ना ये ही बहुत है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंचो या ना पहुंचो। तो उन लोगों ने बहुत सहारा दिया। अप्रिसिएशन देखिए कितनी मैटर करे, सपोर्ट आपकी होना कितना जरूरी है। क्योंकि मेरा ख्याल है एक एथलीट नो उसकी क्या, उसकी स्ट्रगल क्या होती है, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत साथ दिया। मुश्किल वक्त भी आए, उसमें एवरीवन इज़ लाइक आपकी फैमिली बन जाते हैं और आपको बिल्कुल तन्हा महसूस नहीं होने देते। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ये वाली जो एक जर्नी होती है ना, एक्सपीडिशंस जो होते हैं जिन पे आप जाते हैं, ये आपको अपने आप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ लोगों से, लोगों का कनेक्शन एक अपनी जगह होता है कि वहाँ पर आपके पास फोन नहीं होता या ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, खुद से कनेक्ट करते हैं। और इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, वो फिर उनका असल सामने आता है कि वो कैसे लोग हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, एक तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते, जाहिर है पहाड़ों में आपके, पाकिस्तान में तो आप जाएँ तो बिल्कुल भी नहीं होते, नेपाल में आपको फिर भी मिल जाते हैं। तो आप बिल्कुल ना अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, आपको पता चलता है अच्छा मुझे तंग क्या चीज़ करी है, मेरा फरार क्या है, मेरी खुशी क्या है। हाँ। और आपको ना चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नज़र आने लग जाती हैं। क्योंकि मैं बहुत अरसे से ट्रैक कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तान में हाई एल्टीट्यूड ट्रैक किए हैं, तो वहाँ पे जाके मुझे एहसास होता है हमेशा ट्रैक पे कि आप कितनी छोटी छोटी नेमतें होती हैं आपके पास घर में मौजूद, जिनको आप बॉदर ही नहीं करते। पंखा, गर्म पानी, साफ़ सुथरा वॉशरूम, साफ़ कपड़े, छत, जब आप कैंप्स में रात गुजारते हैं और जब आप मैट्स बिछाते हैं और पत्थर चुभ रहे होते हैं नीचे से, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती हैं कि अल्लाह ताला मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार, दोबारा से ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड बढ़ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस K2 बेस्ड कैंप तक का रहा है, तो वहाँ तक जाते हुए सो आई स्टिल रिमेंबर शुएब कि यहाँ पर हम कहते हैं ना कि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम यूज्ड टू होते हैं, हम देख रहे होते हैं। अब वो तो इतना हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर आपको ना परिंदे भी बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। सो हम इतना खुश हो जाते थे ना, कहीं दूर से हमें अगर किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी ना, तो हम इतना एकदम हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती थी, एक पॉजिटिविटी आ जाती थी कि ये पहाड़ है, आप कितनी देर देख लेंगे इनको, ठीक है, पानी आप कितनी देर पानी को देख लेंगे। सो वो सारे सिनेरियो में अगर आपको हल्की सी आवाज़ आ जाती थी ना किसी की, तो आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वहाँ जाके आप नए फ्रेंड्स, नई एक फैमिली बिल्ड कर लेते हैं उन लोगों के साथ जिनसे आप पहली दफ़ा वहाँ मिलते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतने अप्स एंड डाउन्स में साथ रहे होते हैं। तो इट्स लाइक अमेजिंग थिंग आई वुड से। और राबिया, फैमिली, आपके बच्चे, उन्होंने इस मामले में क्या कहा आपको जब आपने कहा कि मैं जा रही हूँ इस मैराथन के लिए? ओके, माय इमीडिएट फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि आप ना जाओ। इवन मेरी बच्चियाँ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो ये कहती हैं कि मामा हम उदास होंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जाओ मत। तो दे नो कि अच्छा हमारी अम्मा ये करेगी। हाँ, लेकिन आई वुड से कि ये आसान काम नहीं होता। पाकिस्तानी कल्चर में एक लड़की का अपने घर से निकल के जाना, बहुत बैरियर्स आते हैं। जब आपने पहले कभी ऐसे कोई नहीं किया हुआ एडवेंचर? इनफैक्ट मोहम्मद, मैंने अपनी फैमिली में किसी को बताया ही नहीं था। मेरी सिर्फ इमीडिएट फैमिली को पता था, ना मेरे किसी फ्रेंड्स को पता था, किसी को नहीं पता था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर। सेकेंडली, मैं वो एक बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, इतना पैसा क्यों खर्च करना है, क्या करोगी करके, क्या करोगी। एक तो ये जो क्वेश्चन तो आपने कहा इस सवाल से बेहतर है मैं बताऊं ही ना कि मैं क्या करूंगी। तो मैंने कहा जब हो जाएगा तो देन होने के बाद फिर जिनको नहीं बताया था उन्होंने क्या कहा? ओके,
क्योंकि मैं बहुत अरसे से ट्रैक्स पे जा रही हूँ, तो अक्सर ये ऐसा होता है कि मैं गायब हो जाती हूँ और फिर वापस आके कहती हूँ कि अच्छा मैं वहाँ थी इतने दिन। तो सबने अप्रिशिएट किया, अच्छी अप्रिसिएशन थी, खुश हुए, कुछ को यकीन नहीं आया, कुछ ने समझा ऐसी कोई छोटा सा काम करके आई है, एवी इतना बड़ा बड़ा लिख रही है। तो अप्रिसिएशन थी बहुत थी। लेकिन कुछ ने मुझे ये ज़रूर कहा कि अच्छा फिर आपको क्या मिला ना। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं मिला, बस ये मेडल मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है। और ये ज़ाहिर है एक तो एक मेडल एंड सर्टिफिकेट, प्लस आपने जो अपने आप को उस फेयर से निकाला, उस डिप्रेशन के फेज से निकाला। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैंने थ्रू एक्सरसाइजेस में आई वाज ऑन 6-7 सॉल्ट्स ऑफ साइकेट्रिक मेडिसिन प्लस थेरेपीज। सब छूट गया? सब छूट गया। एंड मुझे डॉक्टर हमेशा मुझे कहते थे कि थोड़ा सा ना भाग लें, तो मैं उन्हें कहती थी कि नहीं बस मैं नहीं भाग ही नहीं सकती। अच्छा, और मेरा एक ये भी यकीन था, आप लोग शायद साथ को जानते ही होंगे कि मैं उनके साथ ट्रैक्स पे जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि मेरी बॉडी जो है वो इस तरह की है कि मैं भाग नहीं सकती। देखें आपने देखें करके दिखाया। तो वही वाली बात है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो जाहिर है आपकी अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरत है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत आगे जाएं और बहुत कुछ अचीव करें। नाज़रीन, मैंने एक ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप मेगा इवेंट हो रहे हैं बड़े अपसेट्स, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई जा रहा है, और किसी का जाना जो तय था वो और पक्का होता चला गया। ग्रुप 1 की बात करें, अफगानिस्तान टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बहुत से लोग जो नहीं सोच सकते थे कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे, तो अफगानिस्तान इज इन सेमीफाइनल। कल हमने इस पर बात भी की थी। सुपर 8 मरहले के इंतहाई अहम मैच, जिसमें अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत 8 रन से शिकस्त दी और फतह अपने नाम की। इसमें थोड़ा सा रोल गुलबदीन का भी है, उनकी एक्टिंग का भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, और ग्रुप 1 के मैच की बात करें तो भारत के जो कप्तान रोहित शर्मा और जो बॉलर्स उनकी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दी और अब इंडिया भी पहुंच चुका सेमीफाइनल में। अब जो इवेंट का पहला सेमीफाइनल है वो होना जी भारत और इंग्लैंड के दरमियान, दूसरा होना है जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान कल खेला जाएगा। तो मामला किस तरफ को जा रहे हैं, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सकलैन भाई, अफगानिस्तान का यहाँ तक पहुँचना, कोई एंटिसिपेशन आपकी थी इस बारे में? कोई थोड़ा बहुत सोचा था कि ऐसा हो सकता है? जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बात की हुई थी, जैसे ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग का एक मैंने सुना था कहीं सोशल मीडिया पे उसकी भी बात चल रही थी। और जब मैं हेड कोच था, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे थे, और ये जितने भी इनके खिलाड़ी हैं PSL IPL में जो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, और लग ऐसे रहा था कि भाई ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और बाकी दूसरी टीमों के भी हालात जो नजर आ रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात नजर आ रहे थे, वेस्ट इंडीज की टीम में जोड़ तोड़ चलता रहा कि कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, IPL खेल रहे थे, नेशनल टीम से नहीं खेल रहे थे, जैसे सुनील नारायण, और भी इस तरह के इश्यूज थे। इंग्लैंड की फॉर्म में डिप थी। तो अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी जिस तरह PSL IPL में खेल रहे थे और अपनी नेशनल टीम से भी जिस तरह खेल रहे थे, लग ये रहा था कि ये टॉप फॉर्म में जा सकते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो एक अलग बात है, बट जो उनके अंदर जोश जज्बा है, जिस तरह की वो दलेर डिसीजंस ले रहे हैं, और जिस तरह से उनका एक यूनाइटेड जो उनके अंदर जो नजर आ रही है कि वो कितनी जल्द है, कितनी यूनाइटेड है टीम। और प्लस जो है वो ये है कि वो बगैर खौफ खतर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और फील्डिंग में देखिए वो कितनी जान मार रहे हैं। और 11 के 11 खिलाड़ी, उनकी जो सेलिब्रेशन होती है ना, सेलिब्रेशन करते हैं जब आउट होता है या रन रोकते हैं, कुछ भी, वो एक फिनोमिनल टाइप का उनका एटीट्यूड नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो डिजर्व करते थे टॉप फॉर्म में आना। तो सकलैन भाई, अब जाहिर है हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हम मतलब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी बताया। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी नज़र में क्या था? क्या वो कप्तानी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उनकी, या ये सारे फैक्टर्स मिला के अगर देखा जाए तो उनकी एक परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़बरदस्त, या कोच? या कोच, हाँ ऑब्वियसली वो बड़ा मैटर करता है। देखें, इस कोच को आप सारा क्रेडिट देंगे तो ये भी जो है वो अंडी हो जाएगा। हाँ, उसको देना चाहिए। बट पिछले जो कोचेस हैं उन्होंने जो फाउंडेशन रखी, उनका नाम भी लेना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे इंजमाम भाई गए थे, ये राशिद, नबी, ये सारे बच्चे जितने भी अब सीनियर हैं जो ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और टीम को लेके चल रहे हैं। राशिद लतीफ इधर थे, इंजमामुल हक गए, उमर गुल था,
यूनुस खान था, गालिबन राना नवीद ने भी काम किया, इन्होंने भी बहुत काम किए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इन्होंने वर्क किया, जो कि इस कोच के लिए मैं ये समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात हो गई कि सारी जो चीजें जो मेहनत की हुई थी इसके पास आ गई, वो सारा मटेरियल इन्होंने सारा जो डेवलप किया वो इसके पास आ गया। प्लस फिर ये जो लड़का है, ये जो कोच है जोनाथन ट्रॉट, ये भी एक अपने जमाने का इंग्लैंड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा। इसका हिस्ट्री जो है वो कोचिंग की है। इसका बाप जो है अभी भी कोचिंग करता है, वो 6 महीने न्यूजीलैंड काम करता है और 6 महीने इंग्लैंड में। वो उसकी वालदा जोनाथन ट्रॉट की वालदा और वाले साहब 6 महीने न्यूजीलैंड चले जाते हैं, वहां पे वो कोचिंग करते हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और 6 महीने इंग्लैंड में आके कोचिंग करते हैं। पिछले साल मेरे साथ भी कोचिंग की। तो आप समझ लें कि क्रिकेट की जो प्रीचिंग है या कोचिंग है उससे खूबसूरत इसके वाले साहब के मैंने बहुत सारे कोचेस के अंदर काम भी किया, उनके साथ गपशप भी लगाई, मगर जो अंदाज जोनाथन ट्रॉट के वाले साहब का है कोचिंग करने का वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ही इज लाइक अ प्रीचर ऑफ क्रिकेट। वो प्रीचिंग करता है और फिर कोचिंग भी करता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लिक करता है, टिक करता है। तो आई थिंक वहीं से इसको ये चीज भी मिली होगी। मैं जब हेड कोच था तो ये भी हेड कोच था 2022 के वर्ल्ड कप में, थोड़ी सी गपशप लगती थी तो बहुत ही थीप डिंकर भी है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी में बड़ा क्लियर है ये जोनाथन ट्रॉट। तो इसकी कोचिंग, राशिद खान की दिलेराना कप्तानी और सारे लड़कों का जोश और जज्बे के साथ मिलकर क्रिकेट खेलना, ये सारे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान आपको सेमीफाइनल में नजर आ रही है। मिलकर किसी एक को ज़ाहिर आप क्रेडिट नहीं दे सकते, टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप ज़रा सकलैन भाई प्रेडिक्शंस पे आते हैं, ठीक है? अब सेमीफाइनल है, वो मरहला है, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की सबसे पहले बात करें, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है अभी अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए? देखिए, साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली है अभी, मेरा ख्याल है बड़ा इनके साथ ये मैच हो चुका है एक पहला, और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पिछले मैच में जो है आई थिंक बड़े क्लोज मार्जिन से जीत गए थे। लोग बहुत ज्यादा चोकर की बातें कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर ना, कि ये चौक ना कर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बट अभी तक वो अनडिफीटेबल है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, यानी शमसी और महाराज जो है ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी पिछले मैच में शमसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, महाराज है, फिर इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट में रिबाडा और नोकिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लस बैटिंग में अगर देखा जाए डिकॉक ऊपर से है, फिर नीचे क्लासन और दूसरे और भी आ जाते हैं बैट्समैन जो कि बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इट विल बी अ रियली गुड मैच, बहुत मजा आएगा, वेरी एक्साइटिंग मैच होगा ऑन द डे, जिसकी ज्यादा अच्छी प्रेपरेशन होगी। मुझे सिर्फ एक इशू कल के प्रोग्राम में भी मैं कह रहा था अफगानिस्तान की तरफ से, वो ये था कि उन्होंने जो सेलिब्रेशन की है उन मुल्क के अंदर और ड्रेसिंग रूम के अंदर और इवन बस के अंदर, वो ऐसी सेलिब्रेशन थी कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गए। तो मेरा ख्याल है ये सेलिब्रेशन जो है ना उन्होंने टू अर्ली कर रही है, कहीं ये इनके दिमागों के ऊपर ना चढ़ जाए, और ये सारा काम जो है ना वो स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर होगा कि वो इनके दिमागों से जो है ना ये सेलिब्रेशन निकालें और इनका फोकस वापस लेके आए कि भाई जो आपने करना है सेमीफाइनल में वो करने वाली चीजों पे फोकस करें। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन इन्होंने कर ली है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मेरा जो दिमाग है वो साउथ अफ्रीका की तरफ झुका हुआ है। बट अगेन आई वांट राइट ऑफ अफगानिस्तान। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक प्रोबेबली आई विल गिव 55 टू साउथ अफ्रीका, 45 टू अफगानिस्तान। और बस ये है कि इनको अपने दिमाग से सेलिब्रेशन निकालनी है, ये जो एक्साइटमेंट का जो भूत सवार है ना, ये इसको निकाल के खेलना है। दैट्स राइट, एक्साइटमेंट का भूत निकालें अपने अंदर से, फिर खेलें अपनी स्किल्स के ऊपर। एंड द अदर वन, इंग्लैंड एंड इंडिया, यहाँ पे कितने पॉइंट्स किसको देते हैं? वाह वाह वाह, देखें इंग्लैंड थोड़ा सा रोलर कोस्टर पे रहा। पहले तो ये था कि पता नहीं क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जाहिर है एक मैच इनका रेड ऑफ भी हो गया, और जॉस बटलर की एक ऐसी मैग्निफिसेंट किस्म की जो उसका नॉक था, जिसकी वजह से आई थिंक 80+ उसने किया था कोई 25-30 गेंदों के ऊपर। उसके बाद इनकी टीम के अंदर बलीफाना शुरू हुआ, दिल का स्पेल, कुछ जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस, कुछ लिविंगस्टन की, कुछ मोइन अली, ये मिल मिला के थोड़ा थोड़ा कर आके ये सेमीफाइनल तक पहुंच गए। मगर अब इनकी टीम अच्छी लग रही है, तगड़ी लग रही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई फाइल लगा सकता है तो वो इंग्लैंड, फाइल लग सकता है इंग्लैंड से, उसके अंदर इतना तपड़ है। क्योंकि हाँ, इंग्लैंड से फाइल लग सकता है अगर इंडिया को, अगर इंडिया ने इनको मार दिया तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में फेवरेट इंडिया होगी। कोई फाइल लगा सकता था। हाँ।
अपनी पर्सनल बता दें अब टीम कौन सी है, दोनों को बता दें। वैसे वो तो घर है ना, वो तो पता नहीं फेवरेट रही है उनकी लेकिन अभी जो है मुकाबले में उनमें आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? नहीं, मेरी पर्सनल फेवरेट जी इंग्लैंड और इंडिया से लगाएंगे तो जाहिर है मेरे बीवी बच्चे इंग्लैंड के, मुझे घर जाने मिलेगी खाने को। मैंने इसी वजह से मैंने ये सवाल किया है। अच्छा, तभी आपने कहा मेरी को फाइल लगा सकते हैं तो वही लगा सकते हैं। अच्छा, वरना मैं फाइल लग जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा सकलैन भाई, अच्छा एंड कमिंग बैक टू द अफगानिस्तान फैक्टर, फिनिशिंग में थोड़े से मसाइल आ रहे हैं उनको, फिनिशिंग में इश्यूज हैं उनको। डू यू थिंक ओवरकम कर लेंगे इस इशू को? उन्होंने अंडरस्टैंड किया हुआ है इसको उनके फिनिशर्स ने? You talking about Afghanistan? Yes, Afghanistan. And they have a bit of issue in batting on top order as well. If गुरबाज कुछ ना करे तो इनकी कमर टूट जाती है। गुरबाज और ऊपर से जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर ये कुछ ना करें तो उनकी कमर टूट जाती है। They have few issues. बहुत से बॉक्सेस ऐसे नहीं है जो उन्होंने टिक किए हों। इनके इश्यूज हैं, कुछ बॉलिंग के एतबार से भी कुछ इश्यूज हैं, बट ठीक है, उनका जोश जज्बा और जो उनकी यूनाइटेडनेस है, जो मिलके वो चीजें चला रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलने में ठीक है, बट एरर्स हैं। अगर आप डीप डाउन देखें एज ए कोच पॉइंट ऑफ व्यू से, कोच की आंख से देखें तो टॉप ऑर्डर पे अगर किसी ने टॉप ऑर्डर को इनका तोड़ दिया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी बॉलिंग के एतबार से इनका बॉलिंग यूनिट अच्छा है, बट उसमें भी थोड़े से एरर्स हैं। देखिए T20 में ये कहा जाता है टारगेट द बॉलर, target the over, target the delivery and target the situation and moment as well. इन सबको अगर आप टारगेट करके लूट लेंगे तो आप गेम को किसी और साइड पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका आती है तो गुरबाज और उसके ऊपर टारगेट करते हैं टॉप ऑर्डर पे और वो कामयाब हो जाते हैं तो इनका जो है ना, आई थिंक 25-30% इनके कॉन्फिडेंस को या इनके प्लान को डेंट पड़ेगा। इनकी जो प्लानिंग या एग्जीक्यूशन होगी ना मैच की, उसको डेंट पड़ सकता है। और इसी तरह बॉलिंग के एतबार से इनके 2-3 ऐसे हैं जो कि अभी तक, जैसे नबी ये 4 ओवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, राशिद जो है वो अपनी कप्तानी अच्छी कर रहा है, शायद यूटिलाइजेशन में कभी 2 ओवर करवाता है, कभी 1 ओवर करवाता है, मगर जब आप 1-2 ओवर में जाते हैं ना तो बॉलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता ही होता है। बॉलिंग के एतबार से भी फजले फारूकी है, कभी वो कुट खा जाता है, कभी नहीं खाता, वो भी उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। नवीन उल हक बड़ा अच्छा कर रहा है वो भी। राशिद को भी पिछले मैच में पिछले से पिछले मैच में पूरन ने अटैक किया था। राइट हैंडर को राशिद मुसीबत डालता है, लेफ्ट हैंडर को जो है ना वो उल्टा पड़ जाता है। लेफ्ट हैंडर पे राशिद का, आई एम नॉट द स्टैटिशियंस, बट लेफ्ट हैंडर को वो उतना लीथल या इफेक्टिव नहीं है जितना वो राइट हैंडर को है। तो पिछले मैच में भी राइट हैंडर को उसने मुसीबत डाली हुई थी। लेफ्ट हैंडर पूरन ने खेला था और उसने इसके खिलाफ बड़ी की थी, जो ये वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान से जो मैच जीता था। तो देखें कुछ इश्यूज हैं इनके, बट देखें ऑन द डे ये किस माइंडसेट से उतरते हैं, किस वो मैटर करेगा, उससे उतरते हैं, इनका एटीट्यूड क्या होता है। हाँ, देखें वो ज़ाहिर वो डिफाइन कर देगा उस दिन को। फेयरलेस क्रिकेट, लेट्स सी कौन फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, कौन किसको फाइल आता है, ये जुमला ले लेते हैं। लेट्स सी। सकलैन भाई शुक्रिया, साथ मौजूद थे। कह रहे थे एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज मंशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो मंशियात के मुतल्लिक लोगों को आगाह करना है और इलाज मुआवजा की सहूलत उसका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली वो लोग जो कि इसके आदी हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको हस्पतालों तक की रसाई फराहम करना है। ये होता है कि हम जब देखते हैं कि कोई नशे में मुब्तला हो चुका है तो आम तौर पर हमारी सोसाइटी का हमारा रवैया ये होता है कि हम उन लोगों को धुतकार देते हैं, हम उनको डिसोन कर देते हैं, बजाय इसके कि उनको रिहैब की तरफ लेके जाया जाए। और ऐसे में जाहिर है एज अ सोसाइटी हम सबकी भी अगर बात की जाए, हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। ड्रग कंसल्टेंट सैयद जुल्फ़िकार साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त बड़ा चैलेंज क्या है? जब मनशियात की हम बात करें, ज़रा उसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं, चूँकि माजी में कुछ सालों में देखा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत टारगेट रहे हैं। अभी बड़ा चैलेंज क्या है इस डोमेन में? बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो अभी मैडम बात कर रही थी, आज जो इंटरनेशनल डे है और उसका जो थीम है वो बड़ा क्लियर है और वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। यानी एविडेंस इज़ ए क्लियर,
इन्वेस्ट यानी स्पेंड इन प्रिवेंशन। अब एविडेंस हमारे सामने है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो हमारा नेशनल सर्वे है 2013 का, उसमें 67 लाख अफराद का जिक्र किया गया। 10 साल के बाद आप उसमें इजाफा कर लें, यानी 1 करोड़ अफराद पाकिस्तान में लोग नशा कर रहे हैं। और चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, वो किसी इदारे के साथ नहीं है सिवाय जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में सबसे बड़ा इदारा है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसकी एक ग्रिप है, कमांड है, जिन्होंने आउटगोइंग और इनसाइड कंट्री जो काम किया। उसके बाद पुलिस आ जाती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ सूबों के, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि उनके आपस में नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की सहूलतें नहीं हैं। मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 6-7 बड़े हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के और 150-40 के करीब बेड हैं जो अवेलेबल हैं ड्रग एडिक्ट्स के लिए, और उनमें भी तकरीबन 17-80 जो मेरे पास रोज़ाना की रिपोर्ट आती है वो फिल होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर खुल गए हैं लाहौर में भी और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ फिर एक और बड़ा चैलेंज ये है कि हमने आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे उससे पहली गवर्नमेंट या उससे पहली गवर्नमेंट, मैंने तकरीबन बहुत सी गवर्नमेंटों के साथ काम किया है एज ए कंसल्टेंसी के तौर पे, तो किसी ने कोई ऐसा पैसा एलोकेट नहीं किया, बजट में कोई रकम नहीं रखी, ना कोई नए ट्रीटमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, ना कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोग्राम जो हमारी नेशनल पॉलिसी है ड्रग्स के बारे में 2009 की थी, उसमें अमेंडमेंट की गई, फिर 2019 में उसको रिवाइज़ किया गया। उसके बाद फिर जो तालीमी इदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज तालीमी इदारों में हमारे नौजवान नस्ल, और इस वक्त जो एक 2 थ्रेट है हमारे, एक तो आइस का थ्रेट है और दूसरा थ्रेट जो है जो वेपिंग और जो ये हमारी जो एडिक्शन जो डाइवर्शन पे चली गई, यानी केमिकल ड्रग्स पे आ गई हैं। एक वेप जो आ गई है हर बच्चे और बच्ची के पास है, चाहे वो O लेवल के स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो एक स्टेटस को है और वो एक हमारा फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। उसके लिए हमें स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। मैं बिल्कुल, वेप आर्टिफिशियल निकोटीन है और उसमें जो बच्चे, जो हमारे पास केस आ रहे हैं उसमें बच्चे आइस का पानी सिरिंज के जरिए मिक्स करके उसमें ऐड कर रहे हैं। और आपने देखा ये कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई मेल एंड फीमेल गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उनके हाथ में एक में गाड़ी की चाबी होती है, दूसरे हाथ में वेप होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड है और 60 सेकंड में वो 20 से 25 मरतबा पफ लगाता है उसके नहीं जुल्करनैन साहब, ये तो आपने आइस के वाटर को ऐड करने की बात की, मैं सिर्फ वेप का पूछ रहा हूँ, क्या वो नशा है, उस कैटेगरी में आता है? वेप इज आल्सो इज एडिक्शन। वेप के बाद मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ नशा है, बिल्कुल कैटेगरी में आता है? अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो ये हमारे यहाँ हर इस्लामाबाद के हर मरकज में दुकानों पे क्यों मिल रहा है, ये हर शहर में क्यों मिल रहा है? सर मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से, ये मैं बड़े अरसे से शो डाल रहा था, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इसको रेगुलेट किया। ये वो बड़े मुजरिम हैं सर। मेरा इसमें कोई, देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज से 2 साल बाद आप यही प्रोग्राम कर रहे होंगे कि ये जो वेप है इसको किस तरह हम रिमूव करें। हर बच्चे, देखें एडिक्शन जो है ये आपकी बॉडी का एक लेवल मेंटेन करती है। जब आपकी डिपेंडेंसी हाई हो जाती है उसके बगैर आप नहीं रहते। अब वेप तो ई सिगरेट या निकोटीन, हमारा कानून क्या कहता है वेपिंग के मामले में? ये जो कानून ने इसको रेगुलेट कर दिया है। जब रेगुलेट किया है तो एक कंपनी जिसने इसकी तशहीर कर दी है, अब दूसरी कंपनी जो निकोटीन पैचेस बेचना चाहती है वो भी इसकी अपनी तशहीर कर रही है। उनको भी है कि हम भी लीगलाइज हो जाएंगे। देखें, आप टैक्स कलेक्शन को मत देखें, आप अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल को देखें। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर 1-2 साल के बाद हम इसी मौजूद को रेगुलेट किसने किया है? ये जिन लोगों ने किया है वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जिन लोगों मैंने सर जो निकोटीन हुकूमत ने किया है, पार्टी ने किया है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं? आप ये जो पिछला सेटअप था, निगरान सेटअप था, मैं आर्मी चीफ साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारा बड़ा थ्रेट है सर। ये काम ये जिन लोगों ने भी किया है करना है, ये काम हुकूमत ने करना है। आप नाम ले सर के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी निगरान सेटअप में ये हुआ है। आपने टोबैको इंडस्ट्री से
नियर अबाउट 2 खरब 80 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आपने ये ना देखा कि हमारी नई नस्ल मुतासर हो रही है। आज पाकिस्तान में 1 करोड़ तो हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मैं लाखों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे हैं, घरों के अंदर हैं। आप सुन रहे हैं सर? ये किस तरह मुआवजा कर सकते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं और दूसरे का बच्चा। देखें, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नशा जो है वो अमीर और गरीब के घर को नहीं देखता, वो घर की दरो दीवार को हिला देता है। सही बात है। उस पैसे का क्या फायदा? हाँ। जो आपके घर का मुस्तकबिल, आपके घर का सुकून तबाह कर देता है। कर रहे हैं, जो लोग भी जाहिर है सप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो जाहिर है वो सारे जिम्मेदार हैं। निगरान सेटअप की आप जिस तरह बात कर रहे हैं, ये कोई अभी तो हम होते नहीं थे, तो कई सालों से जाहिर है हम देख रहे हो रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट का जाहिर है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करनी है। आप गलत जगह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर मैं किससे करूं? जिन लोग, देखें आपने चैलेंजेस की बात की थी, सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजेस है जो मैंने आपको गिनवाए हैं। क्या हमने ट्रीटमेंट सेंटरों को स्टैब्लिश किया? क्या हमने अवेयरनेस प्रिवेंशन के प्रोग्रामों को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड वो लेके आए, वो हम नहीं लेके आए। देखिए सर, बिल्कुल सही है, जाहिर है हुकूमत का काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा जरा सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जुल्फिकार साहब, आप जरा इस पे आते हैं। जाहिर है ये एक बहस जरूर है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहां से हैं और ऑब्वियसली एक्चुअल रिस्पांसिबिलिटी किनकी है। एवरीबॉडी नोज के हुकूमत इस पर रिस्पॉन्सिबल है, जिस भी हुकूमत में जो कुछ भी हुआ रिस्पॉन्सिबल भी, और अब उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब ज़रा बताइएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली रिहैब सेंटर्स के हवाले से बताइएगा, और ये एज अ सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं। नंबर 1 इज़ अ गवर्नमेंट, नंबर 2 इज़ अ पेरेंट, एंड 3rd इज़ अ टीचर। ये 3 बड़े स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट के देखें, खुशी और जो प्लेयर है ना उस वक्त मिलता है चीज़ों से जब गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट काम करती है, सामने नज़र आता है। जब गवर्नमेंट स्टेप लेगी, हॉस्पिटलों के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेगी, एक बजट एलोकेट करेगी, प्रिवेंशन के लिए एक बजट एलोकेट करेगी, तालीमी इदारों के लिए एक मासिव लेवल पे कैंपेन डिज़ाइन की जाएगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग की जाए, टीचर की टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग की जाए, बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल की तरबियत दी जाए। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ जो इंस्टीट्यूशन के अंदर है, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, कैंटीन बॉय, उनकी वर्क प्लेस प्रोग्राम के तहत तरबियत की जाए। ये तो वो है। अब पेरेंट्स का रोल है कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस करें, बच्चों को ये बताएं, एक दोस्ताना माहौल में उनसे बात करें, बच्चों को ये बताएं ये दोस्त अच्छा है, ये बुरा है, कम से कम आप 2 दोस्त रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रखें। बच्चों की जो बिहेवियर चेंजेस है उसके बारे में गौर करें। टीचर का काम है सिर्फ टीच करना नहीं है, तरबियत करना है। आप देखें कि आज के हमारे तलीमी इदारे तरबियत कर रहे हैं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, उसी सजेशन में है कि आप तालीमी अदारों के जो मालकान हैं, हमारी बहुत बड़ी चेन्स हैं यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की, तालीमी इदारों के मालकान को सामने बिठाएं। गवर्नमेंट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाएं, उनको कहें कि आप अपने तालीमी इदारे के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें, आपके क्लाइंट में इजाफा होगा। ये नहीं कि आपके तालीमी इदारे में बच्चे कम होंगे। आप ड्रग्स के खिलाफ कंपेन करें, हॉस्टल के अंदर कंपेन चलाई जानी चाहिए, पब्लिक लेवल कम्युनिटी लीडर गवर्नमेंट ओनरशिप ले, पॉलिटिकल विल को स्टैब्लिश किया जाए। देखिए ये सारी ब्रेक करना है सर, हम तो कई सालों से ये बात कह रहे हैं, हमने उसके सप्लाई चेन को भी ब्रेक करना है। हो जाए, मैं समझता हूं। जी सर, सप्लाई चेन को भी तो ब्रेक करना है सर। देखें, कोऑर्डिनेशन मैंने स्टार्ट में बात की थी, नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। देखें, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स इज़ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सा काम किया। अभी उन्होंने 3 अपने जवान जो जेल में वो शहीद करवाए हैं। बड़े नेटवर्क को पकड़ा है, मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से। हमारी पंजाब में जो वज़ीर आला साहब आई हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स के खिलाफ, लेकिन मैं कहता हूँ वो वक्ती तौर पर ना हो, वो सस्टेनेबल हो। यानी बार बार कहने से आप ये ना समझे कि आज हमने ये दिन मना लिया और सारा साल खामोश रहे। नहीं, इस पर रोजाना बात करनी पड़ेगी। बहुत सीरियस मामला है, चूंकि ये आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, आपके मुस्तकबिल से खेल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।